नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। घड़ी में रात के 8:30 होते ही हमेशा की तरह हम हाजिर हैं अपने वादे के अनुसार आपका अपना कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन लेकर। मैं हूं धर्मेंद्र और आज के हमारे मेहमान हैं जाने माने खेल पत्रकार और खेल विशेषज्ञ मनोज जोशी। मनोज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। मनोज जी, वैसे तो वेस्ट इंडीज और भारत के बीच जो सीरीज चल रही, वनडे सीरीज, रोमांच की बात करें तो बहुत खास रोमांच अभी तक देखने को नहीं मिला है, लेकिन कल का मुकाबला काफी अहम बन जाता है क्योंकि दोनों टीमें एक एक मैच जीती हैं और जो टीम कल जीतेगी सीरीज भी कहीं न कहीं उसके नाम हो सकती है। जी बिल्कुल, परिणाम के लिहाज से तो ये महत्वपूर्ण है ही, जैसा कि आपने कहा। और साथ ही मैं कहूंगा जो आइडियल वर्ल्ड कप वर्ष में आपको जो टीम कंपोजिशन तैयार करना है, कौन आपका नंबर 4 पर खेलेगा, कौन नंबर 5 पर खेलेगा, उसका भी एक तरह से अभ्यास होगा। और ये इस तरह की सीरीज जो है काफी मायने रखती है। बेशक परिणाम तो ठीक है, हमें जीतना ही चाहिए क्योंकि एक ऐसी टीम से जो कि क्वालिफाई भी नहीं कर पाई है इस बार वनडे के वर्ल्ड कप में, और उससे पहले सुपर लीग में भी उसका प्रदर्शन बहुत ही खराब रहा था। जी, हम आपके साथ ढेर सारी बात करेंगे इस खबर पर और तमाम खेल खबरों पर करेंगे चर्चा, लेकिन पहले सुर्खियों पर डाल लेते हैं अब एक नजर। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच की श्रृंखला का अंतिम मैच कल त्रिनिदाद में होगा। किंगस्टन ओवल में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच एशेज क्रिकेट श्रृंखला का 5वां और अंतिम मैच बारिश के कारण बाधित। पीवी सिंधु और किदाम्बी श्रीकांत कल से शुरू हो रहे ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में अपनी अपनी चुनौती रखेंगे। और चीन के चेंगडू में विश्व विश्वविद्यालय खेल में आज भारतीय तीरंदाजों ने 3 स्वर्ण सहित 7 पदक जीते। भारत और वेस्टइंडीज के बीच एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच की श्रृंखला का एक और मुकाबला कल त्रिनिदाद में खेला जाएगा। दोनों टीमें सीरीज में 1-1 की बराबरी पर। एक रिपोर्ट सुनते हैं। जो भी टीम इस आखिरी मुकाबले में बाजी मारेगी वह सीरीज भी अपने नाम करेगी। सीरीज का पहला मैच भारत ने आसानी से जीता तो दूसरे मैच में मेजबान टीम ने पलटवार करते हुए एक तरफा जीत हासिल की। दोनों टीमों के बीच अब तक वनडे मुकाबले के इतिहास की बात करें तो कुल 141 मुकाबले खेले गए हैं। इन मैचों में 71 मुकाबले भारतीय टीम ने अपने नाम किए हैं, जबकि 64 मैच कैरिबियाई टीम ने जीते हैं। ऐसे में भारतीय टीम का पलड़ा भारी दिख रहा है। भारतीय टीम अपने इस रिकॉर्ड को आखिरी मैच में भी बनाकर रखना चाहेगी। भारतीय टीम वेस्टइंडीज से 2006 के बाद से एक भी वनडे सीरीज नहीं हारी है। ब्रायन लारा स्टेडियम की पिच धीमी और स्पिन के अनुकूल है। इस स्टेडियम पर पुरुष टीमों का ये पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच होगा। भारतीय टीम के कोच राहुल द्रविड़ कह चुके हैं, एक दिवसीय विश्व कप से पहले प्रयोग का ये भारत के लिए अंतिम अवसर है। इसको देखते हुए शायद कल के मैच में भी टीम परिणाम की परवाह किए बिना प्रयोग करने से नहीं हिचकेगी। प्रियंका अरोड़ा, स्पोर्ट्स कैन। निश्चित रूप से कल का मैच काफी मायनों में अहम होने वाला है। एक तो सीरीज डिसाइडर ये मैच है, साथ ही साथ जैसा राहुल द्रविड़ कोच कह चुके हैं कि जो विश्व कप है उससे पहले हमारे जो खजाने में क्या क्या अस्त्र हैं उसको आजमाने का ये अंतिम अवसर है। उस लिहाज से हम कह सकते हैं कि कल भी प्रयोग का दौर जारी रह सकता है। जी हाँ, बिल्कुल। उन्होंने संकेत ही नहीं दिए बल्कि साफ तौर पे अब तो कह दिया है कि बेशक परिणाम कुछ भी रहा हो, अब उस मैच में अगर आप जिसकी आप जिक्र कर रहे हैं पिछले मैच का, रोहित शर्मा नहीं खेले और विराट कोहली नहीं खेले और अब सूत्रों के हवाले से ये भी खबरें आ रही हैं, मेरे ख्याल से कंफर्म हो जाएंगी कुछ देर में, कि विराट कोहली शायद तीसरा मैच भी नहीं खेल रहे हैं। जी, अगर वो नहीं खेलते हैं तो मैं समझता हूं संजू सैमसन और सूर्य कुमार यादव के लिए बहुत सुनहरा मौका है, क्योंकि सूर्य कुमार यादव को नंबर 4 और नंबर 5 पर बहुत मौके दिए जा चुके हैं। मेरे ख्याल से उनके लिए, क्योंकि T20 के वो बेताज बादशाह रहे हैं जी, नंबर 1 रैंकिंग रही है उनकी लंबे समय तक, तो बेहतर यही होगा कि कुछ इस तरीके से उनको कैलकुलेट किया जाए कि 35वें ओवर के बाद या 30वें ओवर के बाद उनकी बल्लेबाजी आए, तो थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी रखनी चाहिए। और अगर उनको नंबर 6 या नंबर 7 पे भी उतारा जाए तो कोई बुराई नहीं है। ये आपका एक अच्छा सरप्राइज वेपन हो सकता है और मैं समझता हूं उसके लिए चलना बहुत जरूरी होगा, गेंद को मिडिल करना बहुत जरूरी होगा और केवल चौकों छक्कों पर ही निर्भर ना रहे वो, क्योंकि वो चौके छक्कों पर ही ज्यादा निर्भर हो रहे हैं। स्ट्राइक रोटेट करने की भी आदत डालें। बिल्कुल, आपने सही कहा। लेकिन अगर इस सीरीज की बात करें, जैसा आपने इस कार्यक्रम की शुरुआत में ही कहा कि वेस्टइंडीज की टीम वर्ल्ड कप से बाहर हो चुकी है, ऐसे में एक ऐसी टीम के खिलाफ अगर हम ये बाजी हार जाते हैं जो कि वर्ल्ड कप में नहीं खेल रही है,
मनोवैज्ञानिक रूप से कहीं न कहीं असर तो टीम पर डालेगी। बिल्कुल पड़ता है जी, असर बहुत साइकोलॉजिकली बहुत ज्यादा असर पड़ता है। मैं तो कहूंगा कि ये अलार्मिंग बेल है और इस तरह की बेल बजना बहुत जरूरी है। हम वेस्ट इंडीज को कहते हैं कि वो पूरे 50 ओवर नहीं खेल पाती, लेकिन हमारी टीम भी तो 50 ओवर नहीं खेल पाई। तो अब ये वाकई एक राहुल द्रविड़ के लिए भी, सबके लिए चिंता की बात है कि जिन्हें हम अपनी मजबूत बेंच स्ट्रेंथ समझते थे, वो स्पिनर्स के सामने नहीं खेल पा रही है। उनके गेंदबाजों के सामने जिस तरह से उन्होंने आत्मसमर्पण किया, मैं तो कहूंगा उनके आउट होने के तरीके अगर आप देखें तो कोई अनप्लेबल बॉलों पर आउट नहीं हुए, उन्होंने अपनी गलती से आउट हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि अब ये जो मैच है, 5वां मैच, ये तो इंपॉर्टेंट है ही है। इसके बाद जो एशिया कप होना है और तमाम जो मैचेस होने हैं, अब मुश्किल से 9 या 10 मैच भारत के रह गए हैं वर्ल्ड कप से पहले, वनडे मैच, और यहीं पर आपको नए प्रयोग नहीं करने हैं, बहुत ज्यादा प्रयोग नहीं करने हैं। जितना करना था आप कर लिया, अब आप अपनी टीम को स्टेब्लिश कीजिए, जमाइए। बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन चिंता की बात भारत के लिए ये भी है कि एक तरफ हम बात करते हैं कि सलामी बल्लेबाजी में हमारे पास गिल आ गए हैं, वो रोहित शर्मा का साथ निभा सकते हैं, लेकिन गिल के लिए ये पूरी सीरीज अगर देखें, ये पूरा दौरा अगर देखें, टेस्ट सीरीज उतनी अच्छी नहीं रही। अब वनडे सीरीज की बात करते हैं, यहां पर भी उनका बल्ला नहीं चल पा रहा है। संजू सैमसन से काफी उम्मीदें थी, उनको भी मौके दिए जा रहे हैं। सूर्य कुमार यादव हमारे अस्त्र बहुत बड़े माने जा रहे थे, वो भी सफल नहीं हो पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक वर्ल्ड कप से पहले थोड़ी चिंता की बात भारतीय खेमे के लिए हो सकती है। थोड़ी नहीं, बहुत ज्यादा चिंता की बात है। मिडिल ऑर्डर बिल्कुल नहीं चल रहा है। युवराज सिंह ने तो बड़े खुले मन से, क्या साफ ही शब्दों में कह दिया है कि भारत इस पर सेमीफाइनल में नहीं पहुंच रहा। हालांकि ये थोड़ी बात दिल को छूने वाली जरूर है, लेकिन सच्चाई, अगर हम सच्चाई देखें, थोड़ी देर के लिए अपनी देशभक्ति को अलग कर दें, तो मुझे लगता है कि हम ना तो हमारे पास उस लेवल की तेज गेंदबाजी है जो होनी चाहिए वर्ल्ड कप में जिताने वाली। बुमराह आएंगे, बुमराह कितना अच्छा प्रदर्शन करेंगे, कितनी उनकी इंजरी दोबारा रिवाइव नहीं होगी, इस बात की क्या गारंटी है। उसके अलावा केएल राहुल नहीं है, और नंबर 5 के विशुद्ध रूप से बल्लेबाज, हालांकि वो भी अभ्यास अभी शुरू किया है उन्होंने। श्रेयस अय्यर नहीं है आपके पास। तेज गेंदबाजी और मध्यक्रम, जहां जिस टीम का लड़खड़ा रहा हो, उससे हम चैंपियन बनने की फिलहाल तो उम्मीद नहीं कर सकते, लेकिन बहुत कुछ निर्भर करेगा इन खिलाड़ियों की जो इंजरी है उससे कितनी जल्दी उभरते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, समय अभी है, थोड़ा सा वक्त अभी बचा हुआ, और उससे पहले भारतीय टीम में जिन खिलाड़ियों की आपने बात की, उनकी वापसी अगर हो जाए तो टीम ज्यादा बेहतर हो सकती है। उधर क्रिकेट की बात करें तो किंगस्टन ओवल में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच एशेज क्रिकेट श्रृंखला का 5वां और अंतिम मैच इस समय बारिश के कारण रुका हुआ है। मैच के आज अंतिम दिन ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए अभी और 146 रन की आवश्यकता है, जबकि उसके 7 खिलाड़ी आउट होने बाकी हैं। दूसरी पारी में जीत के लिए 384 रन बनाने थे उसको। बारिश के कारण खेल रोके जाने तक ऑस्ट्रेलिया ने 3 विकेट पर 238 रन बना लिए थे। श्रृंखला में ऑस्ट्रेलिया 2-1 से आगे है। खास बात यह भी है कि इंग्लैंड के तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड का ये अंतिम अंतर्राष्ट्रीय मैच है, वो संन्यास लेने का ऐलान कर चुके हैं। अगर इस सीरीज की बात करें, मतलब टेस्ट क्रिकेट में कहते हैं कि रोमांच धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, लेकिन इस पूरी श्रृंखला पर अगर आप नजर डालें, क्रिकेट का रोमांच और टेस्ट क्रिकेट का रोमांच सिर चढ़कर बोला है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। बेशक ऑस्ट्रेलिया इस मुकाबले में, इस सीरीज में 2-1 से आगे है, लेकिन बेशक वो सीरीज भी जीत जाएगा, क्योंकि अब एक ही सत्र का खेल बचा है। 146 रन बनना करीब करीब नामुमकिन है, क्योंकि बेसबॉल क्रिकेट खेलने की उनको कोई जरूरत नहीं है। अगर इतनी जरूरत होती तो वो पहली पारी में 28 में से 25 ओवर जो है मेडन ना खेलते, यानी 25 ओवर उन्होंने मेडन खेले हैं और 3 ओवर इंग्लैंड ने मेडन खेले हैं। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं दोनों के अंदाज का, खेलने के तरीके का। लेकिन जो ओवर कॉन्फिडेंस है, मैं समझता हूं वो उनका ले डूबा है इंग्लैंड का, क्योंकि जिस ओवर कॉन्फिडेंस से उन्होंने पहले टेस्ट में पारी समाप्ति की घोषणा कर दी, और उस वक्त उनके जो शतकवीर थे, सेंचुरी लगाने वाले प्लेयर जो रूट क्रीज पर मौजूद थे, मैं समझता हूं वो एक हार का बड़ा कारण साबित हुआ। नहीं तो मुझे लगता है पुछल्ला बल्लेबाजों के साथ वो 40-50 रन या 50-60 रन बड़े आराम से जोड़ सकते थे। लेकिन अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं किस्मत भी इंग्लैंड के साथ नहीं रहा। पिछले टेस्ट मैच की बात करें, चौथे टेस्ट मैच में बारिश ने लगभग कह सकते हैं कि जीता हुआ मैच इंग्लैंड के हाथ से छीन लिया था, और ये मैच भी अगर पूरा बारिश की वजह से बाधित न होता, पूरा हुआ होता, तो क्या पता कहां पर ये मैच जाकर। बिल्कुल, 3 विकेट तो देखो जी निकाले ही हैं। क्रिस वोक्स, जो कि जिनको बहुत अंडर एस्टिमेट किया जा रहा था एंडरसन और ब्रॉड के सामने, वो बिल्कुल वार्नर के लिए तो एक तरह से हवा साबित हुए। बार बार उन्होंने आउट किया, पहले लगातार
कुल मिलाकर 17 बार वो आउट कर चुके हैं। तो अब उनकी याद तो बहुत आएगी ब्रॉड की, क्योंकि बहुत एक ऐसा प्लेयर जो स्टैम्बल सीम जो है वो अब आपको देखने को नहीं मिलेगी जिस अंदाज में वो किया करते थे। जो वॉवल सीम जिसे कहते हैं, लहराती हुई जो गेंद जाती है, उसकी कमी बहुत खलेगी। 602 विकेट टेस्ट क्रिकेट में आसान नहीं होता। बिल्कुल, उम्र बढ़ने के साथ साथ पॉलिश होता जाना खेल का, ये अपने आप में विलक्षण है। और अब बात बैडमिंटन की। पीवी सिंधु और किदांबी श्रीकांत कल से शुरू हो रहे ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में अपने अभियान की शुरुआत करेंगे और वो निश्चित रूप से अपनी खराब फॉर्म को पीछे छोड़ने की कोशिश करेंगे। दोनों के लिए डेनमार्क के कोपेनहेगन में होने वाली विश्व चैंपियनशिप से पहले लय हासिल करने का यह आखिरी मौका होगा। 2019 विश्व चैंपियन सिंधु ने चोट से उबरने के बाद इस साल 12 WF विश्व टूर स्पर्धाओं में हिस्सा लिया है, जिनमें से वो टूर्नामेंट में से 7 में जल्दी ही बाहर हो गईं। 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता सिंधु पहले दौर में अपने ही देश की अश्मिता चाहलिया का मुकाबला करेंगी। अंतर्राष्ट्रीय सर्किट में दोनों का सामना एक बार 2022 में इंडियन ओपन में हुआ था, जहां सिंधु ने शानदार जीत हासिल की थी। दूसरी तरफ श्रीकांत भी खिताबी जीत के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने जापान ओपन में अपने पुराने दिनों की झलक दिखाई और उन्होंने चीनी ताइपे के चाउ टीएन चेन को हराया। हालांकि इसके बाद वो एचएस प्रणय के हाथों हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गए। विश्व के पूर्व नंबर 1 श्रीकांत को ऑस्ट्रेलिया ओपन के पहले दौर में जापान के केंटा निशिमोटो का सामना करना है और उन्हें कोर्ट में उतरते समय अपनी गलतियों पर अंकुश लगाना होगा। दूसरी ओर एचएस प्रणय और लक्ष्य सेन इस सीजन में खिताब जीतने वाले एकमात्र भारतीय हैं और वे लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रणय का पहला मुकाबला हांगकांग के ली चौथ्यू से है, जबकि लक्ष्य सेन को शुरुआती दौर में चीन के लू गुआंगजू को मात देनी होगी। युवा प्रियांशु राजावत अपने अभियान की शुरुआत स्थानीय खिलाड़ी नाथन टैंक के साथ करेंगे। राष्ट्रीय चैंपियन मिथुन मंजुनाथ भी मैदान में हैं, जो अपने शुरुआती दौर में सिंगापुर के लो किन यू से खेलेंगे। अन्य खिलाड़ियों में आकर्षी कश्यप का मुकाबला मलेशिया की गो जिन वेई से, तस्मीन मीर का सामना इंडोनेशिया की कोमांग यू काहया से और मालविका बसोड़ का चीनी ताइपे की पाई यू पो से मुकाबला होगा। राष्ट्रमंडल खेलों की कांस्य पदक विजेता ट्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद पुलेला भी महिला डबल्स ड्रॉ में उतरेंगी। मिक्स डबल्स में रोहन कपूर और एन सिक्की रेड्डी की जोड़ी मैदान में है। शशांक कुमार, स्पोर्ट्स कैन। निश्चित रूप से एक बार फिर से नजर होगी सिंधु पर और श्रीकांत पर, क्योंकि ये साल इन दोनों के लिए अच्छा नहीं रहा है और बाजी अगर कहें तो हाथ से बहुत तेजी के साथ फिसलती चली जा रही है, क्योंकि ओलंपिक नजदीक आता जा रहा है और वहां पहुंचने के लिए आपको रैंकिंग बेहतर करना ही होगा। बिल्कुल, 7 मुकाबलों में तो बिल्कुल जिसे कहते हैं उन्होंने एक तरह से आत्मसमर्पण ही कर दिया। पीवी सिंधु ने उस तरह से फाइटिंग स्पिरिट नहीं दिखाई और किदांबी श्रीकांत निशिमोतो के खिलाफ स्पेन मास्टर्स में जिस तरह से उन्होंने निशिमोतो ने स्वर्ण पदक जीता था, जापान ओपन में स्वर्ण पदक जीता, उससे उन्होंने अपने इरादे जाहिर कर दिए। मुझे लगता है इस मुकाबले पर बहुत नजर रहने वाली है। पहला मुकाबला बहुत संघर्षपूर्ण होने वाला है किदांबी श्रीकांत का। लखनऊ में 16 और 17 सितंबर को मोरक्को के खिलाफ डेविस कप टेनिस विश्व ग्रुप 2 के मुकाबले के लिए भारत की 6 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी गई है। दिग्विजय प्रताप सिंह को टीम में चुना गया है। भारतीय टीम में सुमित नागल, शशि कुमार मुकुंद, युकी भांबरी, रामकुमार रामनाथन और रोहन बोपन्ना भी शामिल हैं। चीन के चेंगडू में विश्वविद्यालय खेल में आज भारतीय तीरंदाजों ने 3 स्वर्ण सहित 7 पदक जीते। भारत ने कंपाउंड तीरंदाजी में 3 स्वर्ण पदक हासिल किया। संगमप्रीत सिंह बिस्ला ने पुरुष व्यक्तिगत स्पर्धा में पहला स्थान हासिल किया। बिस्ला ने दक्षिण अफ्रीका के क्रिश्चियन बेयस डी क्लार्क को 147 के मुकाबले 149 अंकों से हराया। अवनीत कौर ने महिला व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। अमन सैनी और प्रगति ने मिक्स टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक पर निशाना साधा। भारत 9 स्वर्ण, 3 रजत और 5 कांस्य पदक लेकर पदक तालिका में चौथे स्थान पर बना हुआ है। ग्रेटर नोएडा में भारत के वेदव्रत भराली ने आज एशियाई युवा एवं जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप के चौथे दिन पुरुष 67 किलोग्राम वर्ग का खिताब जीत लिया। यह प्रतियोगिता में देश का दूसरा स्वर्ण पदक है। स्पेन हॉकी महासंघ की 100वीं वर्षगांठ पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में भारत ने तीसरे और चौथे स्थान के मुकाबले में पिछले FIH हॉकी प्रो लीग चैंपियन नीदरलैंड को 2-1 से कल हराया। फीफा महिला विश्व कप फुटबॉल में आज जापान ने स्पेन को 4-0 से पराजित किया। एक अन्य मैच में जाम्बिया ने कोस्टारिका पर 3-1 से जीत हासिल की। संयुक्त मेजबान ऑस्ट्रेलिया ने कनाडा को 4-0 से मात दी। नाइजीरिया और आयरलैंड का मुकाबला गोल रहित बराबरी पर समाप्त हुआ। पोलैंड की ईगा स्वियातेक ने जर्मनी की लॉरा सीजमंद को 6-0, 6-1 से हराकर वॉर्सो ओपन टेनिस का खिताब जीत लिया है। और अब घड़ी की सुइयां कह रही कि आज के हमारे
स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है। मनोज जोशी जी, स्टूडियो में आने के लिए, बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी नई खेल खबरों के साथ। नमस्कार।